कौन जात हो भैया। तो क्या ऐसा सवाल लंदन में भी पूछा गया? बिल्कुल होती है, करते हैं, और खासकर एकेडमिक स्पेसेस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रचलन पे है। किस तरीके से पीएचडी स्कॉलरशिप जो बट रही हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, वो कैसे नॉन दलित लोगों को दी जा रही है दलितों पर रिसर्च करने के लिए। तो दलितों को सिर्फ सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है। सिमिलर तरीके से वहाँ पे दलित छात्रों को जो स्कॉलर्स हैं उनको वहाँ भी वही जीवन जीना पड़ता है। आपको कहीं पे बर्तन साफ करने पड़ेंगे, किसी पब में काम करना पड़ेगा, तमाम वो छोटे काम करने पड़ेंगे जिसके लिए आप यहाँ पर नहीं आए, आप यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए। कोई बोलता है कि अरे हम तो चतुर्वेदी हैं, हम मास्टर जी हैं, पंडित जी होते हैं, कूड़े वाला होता है, कूड़े वाले जी क्यों नहीं होता है? उनको क्यों नहीं सम्मान से हैं? विदेशों में जाके सवर्ण बच्चे जो है कूड़ा उठा सकते हैं, मैंने खुद देखा है, हर साल उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर आके नहीं उठाना चाहते। विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र भय, इतने सारे अनर्थी का विद्या ने किए। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले इस पंक्ति के माध्यम से शिक्षा पर जोर देते हैं और बताते हैं कि बिना शिक्षा के कैसे हमारे लोगों को अविद्या के जरिए गुलाम बनाकर रखा गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उन्हें अपना गुरु मानते और कहते हैं शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यानी हमारे महापुरुषों ने, महामहिलाओं ने शिक्षा पर हमेशा जोर दिया और कहा कि शिक्षा से ही आपकी मुक्ति संभव हो सकती है। शिक्षा की बात इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि मेरे साथ सुशांत सिंह हैं जो कि फिलहाल लंदन यूनिवर्सिटी में, स्वास यूनिवर्सिटी में आप एलएलएम की पढ़ाई कर रहे हैं। वहां से जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन से ही ग्रेज इन से पढ़ाई की थी, तो उसी के कैंपस में घूमते हुए ये भी आजकल वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं। और सुशांत एक जाने माने एक्टिविस्ट हैं और यूपी के गांव से लंदन तक का सफर इन्होंने तय किया है। तो शिक्षा के जरिए क्या कुछ हासिल हो सकता है और किस तरह की चुनौतियां आती हैं एक दलित व्यक्ति को जब वो छात्र के रूप में वहां जाता है। जब सोचिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वहां ग्रेज इन की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो उनको क्या कुछ सहना पड़ा होगा, किस तरह के भाव रहे होंगे, और अब 100 साल बाद क्या वहां बदल गया है, कैंपस किस तरह से डेमोक्रेटिक हुए हैं या अभी भी वहां पर कुछ बदलाव होने वाला है। इस पर बातचीत करने के लिए सुशांत मेरे साथ हैं। सुशांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और न्यूज़ वीक के ऑफिस में आपका बहुत स्वागत करता हूं मैं। थैंक यू सो मच। जय भीम। क्या हालचाल? लंदन से आए हैं अभी आप, तो लंदन में क्या कुछ चल रहा है और यूपी के गांव से लंदन तक का सफर में, मुझे पता है ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा होगा लेकिन मैं कुछ और भी पूछने वाला हूँ, लेकिन शुरुआत इसी से करते हैं कि यूपी के गांव से, बुलंदशहर से निकल के एक लड़का लंदन पहुंचा, कैसे मुमकिन हुआ? ये कई जनरेशन की मेहनत है जो मेरे को एक जगह से लेके विदेश तक का मेरा सफ़र पूरा हो पाया। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि एक लड़के ने ये सफ़र कैसे तैयार किया। सबसे पहले मेरे दादाजी जो कि सुमेरा सिंह थे, उन्होंने अपने ग्रामीण क्षेत्र में एक रेवोल्यूशन अपने लेकर आए गांव के अंदर, क्योंकि हम टेनर कम्युनिटी से थे। अच्छा। तो उनका काम था कि मरे हुए जानवरों से खाल निकालना, इस तरह से। तो वो रेवोल्यूशन मेरे दादाजी ने किया और उसके बाद कभी मेरे परिवारजनों को ये चीज़ें नहीं करनी पड़ी। फिर दूसरी जनरेशन मेरे पेरेंट्स की थी, मेरे माता पिता, उन्होंने पूरा संघर्ष दिल्ली में आके गाँव में रह के पूरा संघर्ष किया कि उनका पूरा एक सपना यही था कि इस तरह की अनटचेबिलिटी से हमें छुटकारा हमारे पूर्वजों ने दिलवाया। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हमारे आने वाली जनरेशन एजुकेशन में कुछ करे जी। उनके पास ये ज़्यादा गाइडेंस नहीं थी क्या करे, लेकिन कुछ करे। तो जब ये चीज़ हुई तो फिर उन लोगों ने सारे वो काम किए जो कि एक छोटा, आप जो एक नए शहर में कोई आदमी जाता है बिना एजुकेशन के, जो कि सिक्योरिटी गार्ड है, घर में कोई छोटा काम होता है, तमाम वो चीज़ें करी और उन्होंने सिर्फ एक ही सपना देखा कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं। तो आज मैं यहाँ पर हूँ और मैंने NLU दिल्ली से अपना लॉ ग्रेजुएशन का मैंने कोर्स ख़त्म किया, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। एंड उसके बाद अभी राइट नाउ आई एम परस्यूइंग मास्टर्स इन लॉ इन ह्यूमन राइट्स, एंड विद एवरीबडीज ब्लेसिंग आई एम अ स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट फॉर द सेकेंड टर्म। दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। ये वहाँ जाके स्टूडेंट काउंसिल के 2 बार अध्यक्ष बने हैं, तो एक बार जीता, फिर दूसरी बार चुनाव जीता। क्या आपसे पहले कोई दलित व्यक्ति वहाँ अध्यक्ष बन पाया था, चुनाव लड़ा था, और आपकी चुनाव की यात्रा कैसी रही? दलित छात्रों का वहाँ पहुँचना ही एक बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है और आज तक वो स्ट्रगल बना हुआ है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डेटा मैं हमेशा कोट करता रहता हूँ। 2021 जिस साल मैं गया उस साल 1,18,000 बच्चे सिर्फ लंदन गए, यूके गए, और ये इंडियन बच्चे। फिर अगले साल 1,40,000 बच्चे गए और लास्ट ईयर लगभग 1.5 लाख बच्चे इंडिया से सिर्फ यूके गए। टोटल 6 लाख बच्चे आमतौर पर इंडिया से अब्रॉड जाते हैं पढ़ने, लेकिन यूके के अंदर लगभग 1.5 लाख बच्चे गए। उनमें से अगर देखी जाए कि उनसे जनसंख्या, उनका
कास्ट सेंसस अगर किया जाए, जो कि कास्ट सेंसस की हमारे देश में काफ़ी आजकल बड़ी बात हो रही है कि कितना परसेंटेज हमारा इंडिया में बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी, एससी, एसटी है और कितना बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, तो 1.5 लाख में से 1% बच्चे भी वहाँ पर समाज के नहीं है पढ़ने के लिए। वहाँ कुछ बच्चे पहुँच पाते हैं, वो भी स्कॉलरशिप के माध्यम से, और सारी ही स्कॉलरशिप, first I like to thank all the governments, state government and the central government for providing a scholarship, but वो scholarships में इतनी कमियां हैं कि वहाँ जाके आप एम्बेसीज के क्राइटेरिया को भी मीट नहीं करते। उससे क्या होता है कि दलितों की स्थिति यहाँ पर कैसी है, आप हम सभी को जान पहचान है। सिमिलर तरीके से वहाँ पे दलित छात्रों को, जो स्कॉलर्स हैं, उनको वहाँ भी वही जीवन जीना पड़ता है, क्योंकि आपको अगर एडिक्वेट अमाउंट नहीं मिलेगा आपके हॉस्टल फीस का, तो आपको एक छोटे से कमरे में लोगों के साथ शेयर करके रहना पड़ेगा, आपको कहीं पर बर्तन साफ करने पड़ेंगे, किसी पब में काम करना पड़ेगा, तमाम वो छोटे काम करने पड़ेंगे जिसके लिए आप यहाँ पर नहीं आए, आप यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए। बाबा साहब वहाँ गए, उन्होंने पढ़ाई करी, तमाम उन्होंने डिग्रियां ली, उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन लिख पाए। तो हमें एक एज ए स्टेट हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो स्कॉलर्स यहाँ पे जा रहे हैं उनको हम ऐसा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें कि वो एक स्कॉलर की तरह से ट्रीट हो, उनको मान सम्मान से ट्रीट किया जाए और वो लोग वापस आए। तो उसके अलावा समाज में ऐसी स्थिति नहीं है कि जहाँ पर अपर कास्ट को छोड़कर या फिर सवर्न क्लास को छोड़ के कि लोग अपने आप को फंड कर पाए। हमारे लोगों को तो लोन भी नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि 1.5 लाख नंबर बहुत बड़ा है, और उसके अंदर से 1%, चाहे वो मेरा यूनिवर्सिटी हो या फिर वो ऑक्सफोर्ड हो या फिर कैम्ब्रिज हो या फिर तमाम कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो आपकी मर्जी, आप कोई भी पिक करें, स्थिति सब जगह सेम है। बिल्कुल, ये चुनाव वाला सवाल भी रह गया, उस पर जवाब लेंगे। लेकिन ये देखिए, जैसे बता रहे हैं कि एवरेज 1.5 लाख लोग यूके में पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, और अगर दलितों की बात करेंगे तो 150 बच्चे भी हमारे जो हैं वो लंदन में या ब्रिटेन के किसी दूसरे हिस्से में पढ़ाई करने के लिए नहीं जा रहे। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है सुशांत? एक तो स्कॉलरशिप का तो मसला है, जैसा आप बता रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट बहुत, उनकी क्राइटेरिया मुश्किल हो जाते हैं, कई बार वो अवेलेबिलिटी नहीं होती, कई बार नॉट फाउंड सूटेबल कर देते हैं कि वो आया ही नहीं, किसी ने क्लेम ही नहीं किया, बहुत तरह के पछड़े आते हैं। हमने भी अपने छात्र जीवन में इसको झेला। लेकिन एक विदेश में पढ़ाई करने की जो चाहत है, क्या वो दलित बच्चों में नहीं है? दलित बच्चे क्या इतनी बड़ी संख्या में अप्लाई नहीं कर रहे? उस नज़रिए से भी मैं जानना चाहूँगा कि क्या हमारे कैंडिडेट्स अब आ रहे हैं और उनको स्कॉलरशिप्स नहीं मिल रहे? पहले के मुकाबले में ये नंबर बढ़ रहा है दलित छात्रों का। आज की डेट में जब भी लोगों से मिलता हूँ, तमाम लोग हैं जो कम्युनिटी के, वो काफ़ी ज़्यादा बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जान पहचान लेते रहते हैं। तो ये सब जब चीज़ें होती रहती हैं तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि नंबर पहले से इंक्रीज़ हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं। उसका पहला रीज़न ये है कि गांव देहात से निकल के दिल्ली जैसे शहर तक आना भी उनके लिए बहुत बड़ा काम है। हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि जहां पर वो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे सबसे नीचे लेवल को भी। और दलित छात्रों में भी स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो दलित महिलाओं का, दलित छात्राओं का और भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि सिक्योरिटीज़ के इशू होते हैं। तो वहाँ से निकल कर मैं जितने भी दिल्ली में मैं जितने लोगों से मिला उसमें अमूमन तौर पर सब दलित छात्र थे। तो जब ये चीज़ मैंने देखी तो मेरे को समझ में आया कि इनके हर्डल जो है काफ़ी कई लेवल पे हैं। पहली चीज़ कि आपको दिल्ली आना, फिर उसके बाद आपको पता लगना, जैसे पहली बार मेरे को पता लगा कि विदेशों में पढ़ाई होती है, तो बाबा साहब की वजह से पता लगा कि बाबा साहब विदेश गए थे, सिर्फ इतना पता था। जब मैं NLU दिल्ली गया तो वहाँ का कल्चर ऐसा है कि मोस्टली एलीट सर्कल है, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं। DPSR के पुरम के बच्चे हैं, संस्कृति स्कूल के हैं, तमाम बड़े बड़े स्कूलों के, जो स्कूलों से पढ़ के आए, और हमारा बच्चा आया होगा कहीं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आया होगा, उसको भी सही फॉर्मल स्कूल एजुकेशन मिली कि नहीं मिली। तो ये एक चैलेंज रहता है। और लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल टू NLU दिल्ली ऑल्सो कि मेरे को वो एक्सपोजर मिला, तो मेरे को समझ में आया कि चीज़ें कैसे बियॉन्ड इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। तो क्योंकि मेरे सारे दोस्तों को मैंने देखा कि वो लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं, वो लंदन अप्लाई कर रहे हैं, US अप्लाई कर रहे हैं। तो सिमिलर तरीके से उस पार्ट को फॉलो करते हुए मैंने उस चीज़ को फॉलो करना शुरू किया, और फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि हमारे लोगों के पास एक गाइडेंस की कमी है। वो गाइडेंस होगी तो आपके पास एक विजन आएगा, उस विजन की कमी है। तीसरी चीज़, आपके पास एक सिक्योर सिस्टम की कमी है। मान लीजिए आप किसी तरीके से आप हेल्प
पहली बात हेल्प के लिए लोग नहीं मिलते हैं। हम कोशिश करते हैं, तमाम राजू केंद्र हैं, एकलव्य चलाते हैं, उसके बाद प्रवीण निकम हैं, अनूप भाई हैं, JNU से निकल के उन्होंने बहुत, तमाम लोग हैं जो नालंदा अकेडमी चलाते हैं। ऐसे लोग हैं और भी लोग हैं जो आज की डेट में इस चीज़ में एक्टिवली हेल्प करना चाह रहे हैं। तो लोगों के पास पहली चीज़ विजन की कमी है, क्यों? क्योंकि उनका एक्सपोजर कम है। दूसरी चीज़ उनके पास संसाधन नहीं है। तीसरी चीज़ अगर वो किसी तरीके से अगर मान लीजिए वो एडमिशन भी ले लेते हैं, तो आप मेरिटोरियस हैं, आपको एडमिशन, आपको विदेशों की यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दे दिया, तो आपका मेरिट प्रूव हो गया। बिल्कुल कि आपको हार्वर्ड जो है आपको लेना चाहता है, ऑक्सफोर्ड लेना चाहता है, या कोई भी यूनिवर्सिटी जो QS रैंकिंग के अंदर या बाहर आती है, आपकी मेरिट के बेस पे आपको वो ले लेती है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास संसाधन नहीं है वहां जाने के लिए। तो मेरिट आपको अलाउ करता है, पर आपकी सोशल सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं कि आप नहीं पढ़ने जा सकते। तो ये बहुत बड़ा रीजन हो जाता है कि हमारे लोगों का बाहर ना जाना। और बाहर जाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉट ओनली फॉर एकेडमिक पर्पसेस बट ऑल्सो फॉर योर एक्सपोजर। एक जो पर्सनैलिटी की जो ग्रोथ होती है, खासकर लंदन जैसी जगह पर, लंदन जैसी जगह पर, जहाँ पे कि इंटरनेशनल क्राउड इतना ज़्यादा अवेलेबल है, आप तमाम लोगों से बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को आप समझते हैं, आप उनको अपनी चीज़ों के बारे में बताते हैं। मेरे ही टेन्योर के अंदर, या फिर मेरे लगभग 3रा साल है मेरा ये लंदन में, तमाम लोग ये आज की डेट में बोल रहे हैं कि मैं कास्ट के बारे में नहीं जानता था और इतना गंदा ये इसका प्रैक्टिस है। मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या आपके यहाँ सही में प्रैक्टिस होती है? क्योंकि हमने तो सुना था किसी भी देश में ये प्रैक्टिस नहीं होती। तो काफ़ी लोग, जिन लोगों को कास्ट पता है वो कास्ट प्रैक्टिस करते हैं, जिन लोगों को नहीं पता वो इतना अलूफ रहते हैं। क्योंकि यहाँ का जो इंडिया का जो वर्जन भी अगर दिया जाता है कि इंडिया कैसा है, तो इंडिया बहुत सुंदर है, हम भी मानते हैं बहुत सुंदर है, लेकिन आप किस चश्मे से देख रहे हैं वो मैटर करता है। ये मैटर करता है कि भारत की छवि बाहर जाके दिखाई कैसे जाती है। दरअसल हमारे भारत में अंडर दी कारपेट एक मेंटेलिटी होती है कि कूड़ा पड़ा है तो उसको साफ मत करो, कारपेट के नीचे सरका दो ताकि ऊपर से वो अच्छा दिखे, कारपेट के नीचे ढका रहे। इसी तरह से जाति की गंदगी को लोग बाहर नहीं लेके जाते हैं। तो जब आप पहुंचे वहाँ कैंपस में, स्वास में आप गए, तो क्या आप अपने साथ में अपनी जातीय पहचान के साथ गए थे, और जो वहाँ भारतीय छात्र थे उन्होंने आपकी जातीय पहचान को जानने की कोशिश की? क्योंकि इंडिया में हम देखते हैं ज़्यादातर टीचर्स ये पूछ लेते हैं, स्टूडेंट पूछ लेते हैं, कौन जात हो भैया? तो क्या ऐसा सवाल लंदन में भी पूछा गया? क्या भारत के जो लोग थे, भारत के छात्र थे, उन्होंने जाति जानने की कोशिश की? जी, दरअसल क्या होता है कि जब आप गांव की गलियों से निकलते हैं तो आपका, कहते हैं कि खासकर उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि आपका खान पान और आपका रहना सहना, बात करने का तरीका बदलता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को बदलते हुए कि जो भाषा हमारे उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, दिल्ली में बहुत सटल तरीके से पूछी जाती है, तो जब यही लोग विदेश में जाते हैं तो ये और सटल पॉलिश तरीके से पूछ लेते हैं। तो वो अपने आप पूछते हैं, जैसे दिल्ली में पूछा जाता है, अच्छा बेटा फुल नेम क्या है, या आपके फादर क्या करते हैं, आपके फादर का नाम क्या है, फिर आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, क्योंकि कास्ट सिस्टम तो ऑक्यूपेशन की वजह से आया है। तो वो उनके एक ट्रिक्स होते हैं कि जानने के लिए कि किस बैकग्राउंड से हो आप। तो सिमिलर तरीके से वो लोग भी फाइंड आउट कर लेते हैं। दूसरी चीज़ ये कि मैं अपने कास्ट को बहुत प्राइड की तरह लेता हूँ, और मैं थोड़ा ब्लेस्ड हूँ अपने जनरेशंस की वजह से कि मेरे दादा और मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेरे को कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी दिया। लेकिन काफ़ी लोग नहीं होते हैं ऐसे। हर किसी से हम लोग इतनी बोल्डनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जातीय पहचान को लेकर थोड़ा शर्मिंदा होते हैं कि मेरी जात पता चल जाएगी तो कहीं डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, या मैं फ्रेंड सर्कल में शामिल ना हो पाऊँ, थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है। बिल्कुल होती है, करते हैं। और खासकर एकेडमिक स्पेसेस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रचलन पे है। इस चीज़ पे मैं काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद मैं लिखता भी रहा हूँ, किस तरीके से PhD स्कॉलरशिप जो बट रही हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, वो कैसे नॉन दलित लोगों को दी जा रही है दलितों पर रिसर्च करने के लिए। तो दलितों को सिर्फ सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि दलित बच्चे स्कॉलर, उनका जो सोशल एक्सपीरियंस है उसको वो यूटिलाइज करके एक बेहतर एक रिसर्च करके दें, और उसके लिए हम उनको फंड करें। इनका ये रहता है कि अपर कास्ट बच्चे अगर हैं तो उनको हम फंडिंग देंगे, और ये एंटी कास्ट हैं, ये एंटी कास्ट है कि अपर कास्ट होने के बाद भी हम दलित इश्यूज पे रिसर्च करेंगे स्कॉलरशिप के पैसे पे। वो भी गांव देहात में जाके उनसे उनका सोशल एक्सपीरियंस पूछ के हम उसको लिखेंगे। इट विल बूस्ट देयर करियर ना, दे विल बी लाइक गेटिंग अवॉर्डेड फॉर देयर प्रोजेक्ट्स। उनको लोग सराहना मिलेगी क्योंकि कहानियां हमारे पास हैं। वो हमारे ऊपर PhD करेंगे, डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, कोई आके शॉर्ट फिल्म बना देंगे और उसको बड़ी बड़ी जगह स्क्रीनिंग करके दिखा देंगे कि देखिए हम कितने महान हैं और दलितों को इस हालत में देखना चाहते हैं। तो क्या वो लोग नहीं चाहते कि दलित बच्चे खुद ही अपने कहानियां कहें, यानी जिसने सहा है उसने कहा है तो हमारी कहानी हमसे
बेहतर कौन कह सकता है भाई? ये बिल्कुल नहीं चाहते, और ये एक लॉबी की तरह काम करता है कि जैसे नॉलेज प्रोडक्शन होता है उसी तरीके से करियर प्रोडक्शन की तरह काम करते हैं कि, और ये लेगेसी मैंने देखी है कि किन लोगों को पोस्ट डॉक दिया जाता है, किन लोगों को डॉक्टरेट के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। तो आपका मेरिटोरियस होना, आपका ईमानदार होना आपके टॉपिक के लिए इज नॉट ओनली सफिशिएंट, वो आपका सफिशिएंट, आपकी लॉयल्टी आपके प्रोफेसर से कैसा है, कि आप किस जात से हैं, किस आप सेटअप से आते हैं, कि आप किस घराने से आते हैं, कि आप उनको रिटर्न में क्या दे सकते हैं। तो इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक। तो उसलिए हमारे लोगों के पास ना पहली बात वो एक्सेसिबिलिटी है कि हम किसी ऐसे समाज में जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और एक्नॉलेज करें, तो बहुत लिमिटेड लोगों को एक्सेसिबिलिटी मिलती है, और वो भी तब देते हैं जब उनको टोकनिज्म को परफॉर्म करना होता है। मैंने सवाल पूछा था चुनाव से जुड़ा हुआ कि आप छात्र संघ के अध्यक्ष बने, वो भी 2 बार जी। तो जब चुनाव लड़ने का फैसला किया, पहली बात तो फैसला क्यों किया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, और जब चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो तो क्योंकि आप बता रहे हैं कि 1.5 लाख से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट यूके में जाते हैं, तो वोट भी मांगना उन्हीं के पास जाना पड़ा होगा। तो किस तरह का रिस्पॉन्स आया? क्या किसी तरह की कोई पॉलिटिक्स थी विद इन दी कैंपस की भाई एक दलित कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है? सबसे पहले तो ना आप भी मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इस सोच के ही खिलाफ हूँ कि आप एजुकेटेड हैं अगर आपके पास डिग्री है तो। मैं इस सोच के ही खिलाफ हूँ, क्योंकि इन लोगों ने इंस्टीट्यूट बनाए, उस इंस्टीट्यूट के अंदर इन्हीं के अध्यापक, इन्हीं के लोग, बाबा साहब तक को इन्होंने बोरी पे बिठाया, कमरे के बाहर बिठाया। तो इन लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट बनाए, उसके रूल्स बनाए, उसी की डिग्री बनाई, और उस डिग्री से ये प्रमाण देंगे, पढ़ा लिखा कहते हैं। तो मैं इस चीज की बिल्कुल अगेंस्ट हमेशा से रहा हूँ। आई एग्री विद यू। ठीक है जी। तो दूसरी पहली चीज तो ये, तो फिर मैंने जब मैं बाहर गया तो मेरा ये सिर्फ रीजन नहीं था कि मेरे को सिर्फ डिग्री करनी है, मेरा ये था कि मैं किस तरीके से एक लर्निंग कर सकता हूँ थ्रू सोसाइटी। क्योंकि हम लोग जो आज की डेट में हम किताबों में पढ़ते हैं, नॉन फिक्शन या फिर रिसर्च में, वो सब चीज़ें ये है कि हम आर्काइव कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। तो मेरा पर्पस ये था कि अगर मैं लंदन जा रहा हूँ, यूके जा रहा हूँ, तो मैं अपनी इस अपॉर्चुनिटी को, एक तो बहुत मुश्किल से मिली थी, और आप भी स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े रहे हैं इस पूरी जर्नी में, कि कितनी मुश्किल से मिली और मेरे को यहाँ से बेस्ट आउटकम इसका निकालना है। एक एकेडमिक लर्निंग एक पार्ट था उसका, दूसरा सोशल लर्निंग, एक्सपोजर, और तीसरा लीडरशिप। तो उन चीज़ों को मैंने ध्यान में रखते हुए कि अगर मेरे को कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी, रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए साइन अप जरूर करूंगा। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता हूं कि मैं हार गया या फिर मैं फेल हो गया, लेकिन मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मैंने उस चीज़ के लिए ट्राई नहीं किया। तो इसी चीज़ को मैंने मोटिवेशन अपना बनाते हुए, और ये सब चीज़ें मेरे को मेरी फैमिली से आई, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को काफ़ी रिस्क लेना सिखाया, और इसी चीज़ को फॉलो करते हुए मैंने चुनाव लड़ा। और जो वोटिंग की बात आती है, तो वहाँ पर काफ़ी इंटरनेशनल क्राउड है। वहाँ पर मैंने जो चीज़ें मैंने अपने पुराने कॉलेजेस के अंदर मैंने करी हैं, मैंने जिस तरीके से अपने साथियों के साथ मिलके APPSC का गठन किया, अंबेडकर, पेरियाल, फुले स्टडी सर्कल, तमाम जो हमारे एम्प्लॉयज़ से यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको प्रमोशन का दिलाने में हमने जो जितनी हम मदद कर सकते थे उनकी वो करी। काफ़ी लोगों के मुद्दे थे, छोटी मोटी हेल्प थी, जो भी चीज़ें हो सकती थी, अंबेडकर को लेके हमने एक जागरूकता हम कॉलेज के अंदर लेकर आए। आज की डेट में भी लाइब्रेरी के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर वो फोटो मौजूद है, हम लोगों ने अपने बैल्कनी में भी लगाई। तमाम चीज़ें हमने एक एक्टिविज्म किया। इन सब चीज़ों का मैंने सबको अपने बारे में बताया, और मैंने तमाम अपने आइडिया शेयर करे कि किस तरीके से मैं ऐसी कम्युनिटी से आता हूँ जहाँ पर मैं इश्यूज़ को बहुत अच्छे से समझता हूँ। अगर आपके भी अगर कोई ऐसे इशू होंगे तो उस चीज़ को मैं समझूंगा, उस पर काम करूँगा, और ये मेरे कुछ नए आइडियाज़ हैं उनके ऊपर मैं काम करना चाहूँगा। वही चीज़ मैंने करी, और लोगों ने उस चीज़ को पसंद किया। और अगले साल जब 1 साल पूरा हो गया, तो दूसरी साल मेरे को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं हुई। लोगों ने खुद ही बोला कि आपने काम अपना अच्छा किया है, आप इतना ज़्यादा एक्टिव रहे कि हम चाहते हैं कि आप दोबारा इस पोजीशन पर रहें। और वहाँ के लॉ के हिसाब से 2 ही बार मैं कंटेस्ट कर सकता था, और मैं दूसरी बार मैंने कहा, जब विद एवरीबॉडी सपोर्ट, मैंने दूसरी बारी कंटेस्ट किया और जीत गए उसमें। जी। तो मैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं और हम लोग देखते हैं आपकी एक्टिविटीज़ को, जो वहाँ पर गतिविधियाँ हुई हैं बीते दिनों में, जो पिछले 2-3 साल में मैं आपको देख रहा हूँ कि वहाँ पर जो है मान्यवर कांशीराम साहिब का जन्मदिन मनाया जा रहा है, बहन जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है, जितने महापुरुष महामहिलाएं हमारी हैं उनके दिनों को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और एक ऑफिस भी शायद आपने बनाया जिसमें हमारे नायक नायिकाओं की तस्वीरें लगी हुई हैं। तो ये सब सेलिब्रेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि भाई हमें अपने कल्चर को असर्ट करना चाहिए, अपनी जो सोच है उसको दूसरों के साथ भी साझा करना चाहिए? किस तरह से सोच आई है और कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हुए आगे बढ़े? जी, पहली चीज़ तो ये कि जो हमारे कम्युनिटी और कि जो जितने भी नेता मैंने देखे हैं, वो इतने ज़्यादा ईमानदार हैं कॉज को लेकर कि वो हर तरह से ये लगे रहते हैं कि
कैसे एक बेहतर समाज बने, क्योंकि जब एक बार बेहतर समाज बनेगा तो हमारे सामाजिक लोगों की स्थिति अपने आप बेहतर हो जाएगी। तो जैसे शिक्षित समाज होगा, सामाजिक चीज़ों पे सबको एक ज़रूरत की चीज़ें मिलेंगी। जैसे बहन कुमारी मायावती जी ने जब उत्तर प्रदेश में आई तो उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए काम नहीं किया। जब पुलिस प्रशासन का काम आया, उन्होंने बिल्कुल जो पुराने लोग हैं सब जानते हैं कि कर्फ्यू की स्थिति होती थी और पुलिस प्रशासन को उन्होंने टाइट किया, तो उससे पूरे स्टेट को फायदा हुआ। हाँ, सिर्फ दलितों को नहीं, सिर्फ दलितों को फायदा नहीं हुआ। तो बहन कुमारी मायावती जी की सोच ये थी कि किस तरीके से एक बेहतर स्टेट बने। जितना उत्तर प्रदेश में काम हुआ बहन जी के टाइम पे, उतना कभी काम नहीं हुआ। सिमिलर तरीके से जब मानव काशीराम जी ने अपनी पॉलिटिक्स स्टार्ट करी तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि आपको अपने चीज़ों के लिए लड़ना पड़ेगा और आप सत्ता में आकर लड़ सकते हैं। और जब वो सत्ता में जब आए, उन्होंने कभी भी रिवेंज नहीं लिया। ना हमारे नेताओं ने हमें ये सिखाया कि आप पावर में आए हो, बहुत बड़ी बात। कभी भी हमारे नेताओं ने हमें ये नहीं सिखाया कि आप पावर में आ गए हैं तो आप जो दूसरी कास्ट हैं या ब्राह्मण बन या कोई भी कास्ट हो सकती है कि आप उनको नफरत से देखें। बदले की राजनीति हमारे कभी हमारे नेताओं ने हमको नहीं दिखाई, महापुरुषों ने नहीं सिखाई, बाबा साहब ने नहीं सिखाई। उस चीज़ को हम आज तक फॉलो करते हैं। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो कि सभी समाज से आते हैं, ब्राह्मण बनिया समाज से भी आते हैं। पॉलिटिक्स पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम, लेकिन दोस्ती का अगर कोई अच्छा आदमी आता है तो उससे दोस्ती जरूर करते हैं। तो इन सब चीज़ों को जब मैंने अध्ययन कर रहा था तो ये ऐसे सुविचार जो कि हर जगह नहीं पाए जाते, तो ऐसे सुविचारों, ऐसे महापुरुषों, ऐसे महानायिकाओं की बात देश प्रदेश में करनी बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये कि बहन जी का नाम बाहर भी बहुत ज्यादा बोलबाला है। अच्छा। चाहे कितना ही मीडिया उसको चीज को ना दिखाए, जितनी लोकप्रियता नरेंद्र मोदी जी की है या फिर इंदिरा गांधी जी की थी या महात्मा गांधी की है, बाबा साहब की उतनी है। बाबा साहब के स्टैचू लगना ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाके आपने फंडिंग कर दी। फंडिंग बहुत मिनिमम चीज होती है, फंडिंग करना, एक उस सोच को वहां पे जिंदा करना। तो बहन जी की लोकप्रियता इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि उन्होंने अपना पूरा एक जीवन का संघर्ष दिया बाबा साहब के सिद्धांत को फॉलो करते हुए, मान्यवर के सिद्धांतों को साथ लेते हुए, और उन्होंने इस चीज़ की संरचना करी। तो जब मेरे को ये एक अपॉर्चुनिटी जब आई कि मेरे को सभी लोगों का मेरे को रिकॉग्निशन करना चाहिए, तो वहाँ पर मेरे को जितने भी एंटी कास्ट लोग और तमाम लोग मेरे को दिखे, मैंने उनके लिए प्रोग्राम करे। और उसके अलावा भी अगर कोई एसटी समाज है, आदिवासी समाज है, हम उनके लिए भी हम करने के लिए तैयार हैं। अगर ओबीसी समाज से अगर कोई अच्छा हमारे नेता निकले हैं, महानायक निकले, हम उनके लिए भी करने के लिए तैयार हैं। तो इंक्लूसिव है काफ़ी आपके प्रोग्राम्स। जी। अब उसके अंदर तो ये प्रोग्राम्स पहले होते थे क्या? कभी किसी ने, मतलब जब आप नहीं थे वहाँ पे, तब ऐसे कुछ कार्यक्रम हुए थे पहले, किसी ने बताया हो? नहीं, वो तो आप तक जेएनयू में नहीं हुए। जेएनयू के अंदर काम होना बाबा साहब के ऊपर या फिर जय भीम के नारे लगना, ये तो बापसा के लगने के बाद हुआ है। जो बापसा हमारा संगठन है स्टूडेंट का, बापसा का संगठन सिर्फ जेएनयू तक सीमित नहीं है। और मैं 2000 आई थिंक 16-17 की बात है, अगर दूसरे कॉलेजेस में इश्यूज आते थे तो मैं बापसा के लोगों के पास गया था और वो लोग हर चीज के लिए तैयार थे कि हमारे बच्चों को कैसे फेल हो रहा है, क्योंकि ये चीज तो जब जहां हमारी हिस्सेदारी बन गई, जब हम वहां पहुंच गए, तो फिर ये बात भी होने लगी। सीधा सा मतलब है, जहां आप नहीं होंगे वहां आपकी कोई बात भी नहीं करेगा। तो जेएनयू में भी काफी देर में पहुंची, बापसा के थ्रू पहुंची, और वहां पर मैं था, मेरी जगह कोई और भी होता तो फिर उस तरीके से वो वाली बात वहां पर पहुंची। तो उससे पहले नहीं होता था। इन शॉर्ट तो काफी इंटरेस्टिंग आपकी यात्रा है कि अभी SOAS में आप LLM कर रहे हैं, अब वहाँ से आपकी वापसी होगी जी। और मुझे याद है जब आप अपनी स्कॉलरशिप्स के लिए और अपने फंड्स के लिए आप इकट्ठा कर रहे थे तो समाज ने काफ़ी मदद भी की। बिल्कुल। और उसकी कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी भी बनती है कि जो हम मिशन पे बैक टू सोसाइटी की बात करते हैं, और अभी भी जब मैं किसी को कहता हूँ कि हमारे बच्चे को फंड कीजिए, थोड़ा डोनेशन दे दीजिए, तो पूछते हैं ये आके वापस में काम करेगा कि नहीं करेगा। बिल्कुल। ये जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पे चलेगा कि नहीं चलेगा। तो वो जिम्मेदारी महसूस करते हैं कि मुझे मेरे समाज ने भेजा है तो मैं उसको जाके वापस पे बैक करूँ। मैं उसको जिम्मेदारी नहीं मानता, मैं उसको कर्तव्य मानता हूँ। मैंने अगर इस समाज के अंदर मैंने अगर जन्म लिया है तो उस समाज के लिए मेरी पारिवारिक जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं अपने संसाधनों से, अपनी चीज़ों से जितना भी मैं कर सकता हूँ मुझे करना चाहिए। अगर सबकी ब्लेसिंग से अगर मेरे को ज़्यादा स्किल्स मिली हैं तो उन स्किल्स का मैं ज़्यादा प्रयोग करूँ। बाबा साहब बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बने जी, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ लोग बाबा साहब से अगर कम भी रहे होंगे तो उन्होंने उस लेवल पे काम किया। तो सिमिलर तरीके से मैं अपने आप को जिस भी
चीज़ में सक्षम मानता हूँ मैं समाज को देने के लिए, करने के लिए तैयार हूँ। मेरा प्लान भी यही है। मेरे पास लंदन में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं जो कि, और मैं वहाँ पर सेटल भी हो सकता हूँ। वो सारी अपॉर्चुनिटी मेरे पास हैं जो मेरी आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छे से ठीक कर सकती हैं। लेकिन मैंने प्रायोरिटीज़ ये चीज़ें अपनी रखी हैं कि मैं जिस मिशन पे निकला हूँ मैं वापस आऊँगा और समाज के अंदर रह के, और समाज को जिस मतलब आपके पास करियर ऑप्शंस हैं लंदन में, मेरे पास करियर ऑप्शन, लेकिन आप वापस आ रहे हैं इंडिया में। बिल्कुल मैं वापस आ रहा हूँ। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस करी और मैं वापस आके फिर से वकालत करूँगा और सामाजिक इश्यूज पे लेके लोगों के साथ मिलकर काम करूँगा। वकीलों की तो हमको बहुत ज़रूरत है, वो भी शानदार अच्छे वकीलों, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरीके की हिंसा हमारे लोगों पर होती है। तो लंदन में जब आप बैठे हैं, आप यार दोस्तों में चाय पी रहे होंगे, कॉफ़ी पी रहे होंगे, बैठ के बात कर रहे होंगे, और सडनली आपके मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन आया या आपने कोई खबर देखी कि भारत में कि मटकी छूने पे किसी बच्चे को मार डाला, किसी को खेत में से गुजरते हुए परेशान करके उसको पीट दिया। इस तरह की खबरें जब बाहर, इंडिया के बाहर लोग देखते हैं, वो किस तरह की ज़हनियत आती है, क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में कि यार ये सब इंडिया में मतलब हो क्या रहा है? कभी बातचीत होती थी फॉरेन के जो दोस्त होते थे उनसे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ट्रिगरिंग और बहुत भावुक होने वाली स्थिति होती है वो उस टाइम पे, क्योंकि जब भी हाथरस जैसी घटना होती है तो मैंने कई बार ये बोल चुका हूँ कि हमें हाथरस की घटना ने नहीं हिलाया। हम उस परवरिश में, हम उस माहौल में पले बड़े हैं कि जहाँ पर हमारे कजन्स को, जात बिरादरी की बहन बेटियों को उठा लिया जाता था दिन में रात में। तो ये देश को ये चीज़ पहली बार पता लगी और हम तो जी रहे हैं उसको। हम तो उसको जी रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों को पता लगा कि ऐसा भी होता है। हमारे लिए तो ये होता था कि अभी इस वाले रिश्तेदार की लड़की के साथ ये हो गया, उस रिश्तेदार की लड़की के साथ हो गया, और ये हर घर की कहानी है। तो वो चीज़ बहुत ट्रिगरिंग और बहुत भावुक स्थिति होती है उस टाइम पे। तो दूसरी चीज़ ये होती है कि जब भी मेरे से कोई काफ़ी लोग इसमें तर्क वितर्क भी करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, पहले ये चीज़ होती थी, तो मैं एक ही चीज़ करता हूँ, मैं सीधा फ़ोन निकालता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप गूगल पे सिर्फ अभी लिखिए, और आपके माध्यम से मैं बोलूँगा सारी ऑडियंस को भी, आप अभी लिखिए दलित किल्ड, फिर आपको 10 रीजंस आ जाएंगे। मैं अभी भी करके दिखा सकता हूँ। फिर उसके अंदर दलित किल्ड फॉर मुस्टैच, दलित किल्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, दलित फॉर वॉचिंग गरबा, तमाम वो चीज़ें आ जाएंगी। और जब उसको आप एंटर करेंगे तो आप न्यूज़ सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये 4 घंटे पहले की खबर है, ये एक दिन पहले की खबर है, ये 6 दिन पहले की खबर है। तो आज की डेट में भी अनटचेबिलिटी होती है, दलित होने के लिए आपको मारा जाता है, और ये सरेआम होता है। सब इस चीज़ का नंगा नाच देखते हैं और प्रशासन भी कुछ नहीं करता। तो मतलब देश की बदनामी भी होती है। बाहर के लोग तो देश को अलग नज़र से देखेंगे कि ये एंटी कास्ट वाले जो लोग हैं, इनके साथ जो गतिविधियां हो रही हैं, जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं दलित समाज के साथ में, इससे हमारे देश की बदनामी भी होती है। देश की काफ़ी बदनामी होती है। और एक चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि हमारे देश के पास काफ़ी एडवांटेजेस भी हैं। पहली एडवांटेज ये है कि हमारा देश जो है काफ़ी युवा देश है। अब युवा देश का मतलब ये भी है कि पिछड़ों में भी युवा हैं। और सबसे ज़्यादा दुख ये होता है कि जब मैं किसी जवान को देखता हूँ कि जूते का काम करते हुए, कूड़ा उठाते हुए वाल्मीकि समाज से, या फिर कोई छोटे मोटे कामों में लगे होते हुए मीनियल जॉब्स में, कि किस तरीके से हम युवा देश, मतलब सोने का हमारा देश है, हम उस चीज़ को हम व्यर्थ कर रहे हैं। और दूसरे देशों में इमिग्रेशन बढ़ रहा है क्योंकि उन्हें यूथ जनरेशन चाहिए। कनाडा के अगर आप इमिग्रेशन लॉज पढ़ेंगे, वो प्रेफरेंस देते हैं कि अगर आप 30 साल से पहले जाएं। उसका मतलब यह है कि उनके यहाँ इतना ज़्यादा डाउनफॉल है कि उनको यंग लोग चाहिए कि जो उनकी कंट्री को भी, वर्क फोर्स है वो पूरा उनके लिए जाके काम करेगा वो। तो सुशांत, आप चूंकि एक इंटेलेक्चुअल के तौर पर हैं और विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, भारत में कई स्कीम ऐसी हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, एक अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना शुरू की, जिसमें कुम्हार के बच्चे को कुम्हार के जो काम होते हैं वो सिखाओ, कि घड़ा बनाना सिखाओ, लोहार के बच्चे को लोहार वाला काम सिखाओ, चमार के बच्चे को चमार वाला काम सिखाओ। इस तरह के जो जातिगत पेशे हैं, भारत सरकार उनको प्रोत्साहन दे रही है कि आप वो पेशे सीखिए, उसको कौशल विकास से वो जोड़ रहे हैं कि उनको सीखिए, स्कूल में भी पढ़ाई के दौरान वो बताए जा रहे हैं। तो जब इस तरह के जातिगत पेशों का जिक्र होता है, आप एक इंटेलेक्चुअल के तौर पे कैसे देखते हैं कि हमें होना चाहिए ऑक्सफोर्ड में, हमें होना चाहिए हार्वर्ड में, और यहाँ आप कह रहे हैं कि नहीं, आप घड़े बनाना सीखिए, आप जूता बनाना सीखिए, तो कैसे देखते हैं इसको? इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है, विदेश में है। और मैं ये चीज़ मैं आपको खुद आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ कहना देना चाहता हूँ, और आप बाकी लोगों से प्लीज़ कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ से जो बच्चे जाते हैं, वहाँ जाके वो लोग भी इस तरह का काम करते हैं जो यहाँ पर दलित करते हैं। वहाँ पे रेस्टोरेंट में काम करना, वहाँ पे किसी लेबर के लिए काम करना, किसी मजदूर के लिए काम करना, मतलब कंस्ट्रक्शन में काम करना, वहाँ पे क्लीनिंग का काम करना,
ये सारे काम वहां पर लोग करते हैं, छुप के करते हैं, वो आपको वापस आके नहीं बताएंगे। वहां पर मिनिमम वेजेस जो कि काफी अच्छे हैं इंडिया के मुकाबले, तो वहां पर पहली चीज ये सवर्ण बच्चे भी वहां जाके करते हैं। लेकिन जब वो वापस आते हैं वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका कूड़ा कोई हरिजन ही आके उठाए, कोई वाल्मीकि उठा के ले जाए, आपके टॉयलेट को जो आपके घर में मेड आती है वही साफ करे। लंदन के अंदर या पूरे यूके के अंदर कोई भी मैंने नहीं देखा है कि आपका टॉयलेट साफ करने को आएगा। हर लोग खुद ही करते हैं। लोग यहाँ पर आते हैं फिर से सेम प्रैक्टिस करते हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, अगर आपको इतना ही आपको स्किल से इतना प्यार है, आप स्किल इंडिया कहते हैं और आपको लगता है कि कुम्हार के बच्चे को कुम्हार या चमार के बच्चे को चमड़े का काम सिखाना है, या फिर जमादार को आप जमादारी करवा रहे हैं, तो आप सबसे पहले जिनको आप 10,000 रुपये देते हैं, 30,000 रुपये देते हैं, आप उनको उठा के 1.5 लाख रुपए दीजिए। आप उनकी डिग्निटी को पहले आप एक्सेप्ट करवाइए, ठीक है। जब आप देखेंगे कि जब 1.5 लाख रुपए उनको सैलरी मिल रही है, तो फिर आप देखेंगे किस तरीके से दूसरे वर्ण की जातियां भागेंगे, जहां पैसा आएगा तो भागेंगे। अगर आप एक बेहतर विकास करना चाहते हैं देश का, कि जिसमें ये जातियों के भेदभाव ना हो, काम तो हर कोई कर ही रहा है, मजबूरी है कर रहा है, लेकिन भेदभाव से ज्यादा प्रॉब्लम है। कास्ट से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है जब आप डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देते हैं। जी। तो जब ये चीज आ रही है तो आपको ये चीज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कोई भी अपने काम को करने में प्राउड फील क्यों नहीं कर रहा है। कोई बोलता है कि अरे हम तो चतुर्वेदी हैं, हम मास्टर जी हैं, पंडित जी होते हैं, कूड़े वाला होता है, कूड़े वाले जी क्यों नहीं होता है ना, उनको क्यों नहीं सम्मान से बोलते। तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी, कहाँ पर जी लग रहा है और कहाँ पे जी नहीं लग रहा है। ये बहुत साइकोलॉजिकल पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको बाद में समझ में आता है कि किस तरीके से एक डिग्निटी से खेला जा रहा है। पंडित जी चाहे कोई भी हो, पंडित जी ही रहेंगे। पंडित जी, काफी पंडित जी अच्छे भी हैं, काफी पाखंड भी हैं। जो पाखंड है उनको भी जी ही चाहिए। तो किसी भी तरीके की मतलब कि मैं कहूँगा कि डिसरिस्पेक्ट डिग्निटी पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और इस तरह के ये हाफ हार्टेड प्लान्स हैं, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल आपको फुल प्रूफ इसको एक चाहिए कि आपका स्किल जो है आपको बिल्कुल उसी तरीके से प्रोटेक्ट हो, तो आप ऐसे इंस्टीट्यूट बनाइए। बिल्कुल चमार जाति का जो काम है बहुत साइंटिफिक काम है। काम तो कोई भी सीख सकता है ना, आप उसको जाति से क्यों जोड़ रहे हैं। एग्जैक्टली कोई भी सिखाइए सबको। आप वर्कफोर्स में तैयार करते हैं तो आप स्किल्स डेवलपमेंट के नाम पे सिखाइए, स्किल डेवलपमेंट सिखाइए। आप उनको इंस्टीट्यूट, पूरा इंस्टीट्यूट बना के दीजिए। जिस तरीके से हमने देखा कि डॉक्टर्स ने किस तरह से एजिटेशन किया था झाड़ू लगा के एम्स के बाहर, उनको लगता है कि झाड़ू लगाना छोटा काम है। एग्जैक्टली। तो आपको सबसे पहले ये भेदभाव खत्म करना पड़ेगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जितना हाइजीन और जितना आप सोफिस्टिकेशन दिखाते हैं कि कूड़े वाले से इनसे ऐसा बोल के, मैं तो बोलता हूँ कि सबको 6 महीने की स्ट्राइक कर देनी चाहिए। इनकी आंखें बाहर आ जाएंगी। तो फिर वो एक बार वो दिक्कत ये है कि उस समाज के अंदर ऐसी संशोधन की व्यवस्थाएं नहीं है कि वो लोग अपना 1 महीने का काम करना भी चला सकें। एग्जैक्टली। रोजी रोटी का इतना ब्रेक ले ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, बड़ा मुश्किल हालात हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसी कभी सिचुएशन आई कि इन्होंने एक दिन यूनाइट होके, जब बाबा साहब कहते हैं एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, एक दिन जो आप ऑर्गेनाइज हो गए, वो अपने आप को एजुकेट करते हुए, इन समाज की अपनी ताकतों को पहचानते हुए, उस दिन 1 महीने के अंदर ये सरकार जो है उनको 1.5 लाख रुपए देना शुरू कर देगी। क्योंकि कूड़ा उठाएगा कौन? क्योंकि यहाँ पर विदेशों में जाके सवर्ण बच्चे जो है कूड़ा उठा सकते हैं, मैंने खुद देखा है, हर साल उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर आके नहीं उठाना चाहते। तो वो चीज को आपको समझना यहाँ पर आकर नहीं उठाते और यहाँ कूड़ा उठाने वाले से तमीज से बात भी नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। तो ये इसी को शास्त्रों में दोगलापन कहा गया है। जी। तो काफी इंटरेस्टिंग चर्चा है। और सुशांत, मतलब चाहे तो हम और भी बहुत लंबी बातचीत कर सकते हैं, बट समय की मियाद है। मैं आपसे एक सवाल ले रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो खासकर जो हमारी सरकारी व्यवस्था से पढ़े हुए लोग हैं, दलित बहुजन समाज के जो लोग हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों से बड़ा प्रेम होता है। अपने बच्चे को सुबह उठा के दौड़ाएंगे कि जाओ कांस्टेबल बनना है, आर्मी में भर्ती होना है। अब तो आर्मी में भी अग्निवीर आ गया, 4 साल की नौकरियां हो गई हैं। तो ऐसे हमारे जो समाज का नैरेटिव है, जो सोच है, उसमें सरकारी नौकरियां बड़ी हावी हैं। आपको विदेश पढ़ने के लिए, इंटेलेक्चुअल बनाने के लिए, अच्छा प्रोफेशनल बनाने के लिए ये इतना रिस्क नहीं ले पाता समाज। तो अपने युवा पीढ़ी से क्या अपील करेंगे, और ऐसे माँ बाप से भी क्या कुछ कहेंगे कि सिर्फ ज़िंदगी यहीं तक नहीं है, ये कुएं के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं मेरे माँ बाप ने जो चीज़ मेरे को कही, तो सबसे पहले मैं बाकी लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप अपने बच्चों को ना, जो उनको एक लिमिट होती है सोचने की, उससे बड़े सपने दिखाएं। कि सबसे पहले उनका वो विजन बढ़े कि बेटा तुम कुछ भी कर सकते हो। बाबा साहब कर सकते तो कोई कुछ भी कर सकता है। आई एम नॉट द राइट एग्जाम्पल, बाबा साहब इज द राइट एग्जाम्पल कि किस तरीके से उन्होंने किन परिस्थितियों में ऐसा नाम कमाया। दूसरी चीज़ ये
कि हम जैसे मान्यवर कहते हैं कि हम लोग शासन करने के लिए बने हैं। हमारे पास इतना एनरिचिंग एक्सपीरियंस है कि अगर हम हमारे समाज से लोग अगर सत्ता में आएंगे तो वो पूरे समाज के सबसे नीचे तबके के लोगों की भी प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे। तो आपको ये समझना होगा कि आप लोग शासन करने के लिए बने हैं। तो आपको ये भी समझाना पड़ेगा कि सरकारी नौकरियां सिर्फ एक कुछ, पहली बात तो चंद सरकारी नौकरी बची हैं, उसके अंदर भी रिजर्वेशन है, उसके लिए भी गालियां समाज देता है, जबकि ये समझना चाहिए कि रिजर्वेशन इज ऑल्सो नॉट एडिक्वेट। तो आपको ये समझाना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी आपको एक सिक्योरिटी दे सकता है, लेकिन आपके वो ड्रीम्स को, आपकी पूरी लाइफ जर्नी को आपको बहुत लिमिट कर देता है। सपने बड़े करने चाहिए, सपने बड़े करने चाहिए और आप अपना दायरा इतना बढ़ाएं कि सरकारी नौकरी के बियॉन्ड आप चीजें कर सकें। कैसे कर सके, पहले आप ये समझेंगे कि नहीं करनी है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी आजकल सब कुछ बना दिया जाता है। कोई भी एक एग्जाम क्लियर कर लेता है तो उसका तुरंत शादी, फिर पारिवारिक जिम्मेदारी, फिर रिश्तेदारों की जिम्मेदारी और वही जीवन खत्म हो जाता है। आपको अपने बच्चों को वो एक लिमिट देनी पड़ेगी। और खासकर आजकल के टाइम में जब हमारे यहाँ सोशल मीडिया का ज़माना है और ऑनलाइन हमारे पास सारी तकनीकी चीज़ें हैं, इंटरनेट फ्री है, इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है, पूरे विदेश में मैंने देखा है जितना इंटरनेट हमारे यहाँ सस्ता है कहीं नहीं है। और ये चीज़ मैं 3 साल पहले भी कहता था कि इंटरनेट को इस्तेमाल दलितों को करना बहुत ज़रूरी है। जिन स्कूलों में आपको घुसने नहीं दिया वो स्कूल इंटरनेट के थ्रू आपके घर में घुस जाएंगे। बिल्कुल, तो आपको वो शिद्दत होनी चाहिए कि आपको कुछ सीखना है। तो आपको वो एक सस्ता सा मोबाइल फोन, जरूरी बात है, सस्ता सा मोबाइल फोन और आपका इंटरनेट आपको कोई भी एजुकेशन से दूर नहीं रख सकता। आपके पास वो, जैसे हमने कहावतें सुनी है कि दिए के नीचे बैठ के पढ़ना, मोमबत्ती के नीचे बैठ के पढ़ना, आपके पास उससे बड़ी ताकत है, आपके पास मोबाइल फोन है। आप उस चीज़ का सही तरीके से इस्तेमाल करें, आइडियाज़ पे काम करें, लोगों से कनेक्ट हों, और जब आपके आइडियाज़ अच्छे होंगे लोग आपसे कनेक्ट होंगे और आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और जितना आप फेल होंगे आप उतना ऊपर जाएंगे। फेलियर से नहीं डरना है, इन चीज़ों से नहीं डरना है कि समाज के लोगों ने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये बेइज्जती हो जाएगी। तमाम ये चीज़ें, ये सब फालतू की चीज़ होती हैं। कोई इज्जत बेइज्जती का सवाल नहीं है। जब आप कुछ युवा अवस्था में होते हैं आपको सिर्फ रिस्क करना, एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। एक एज के बाद जब आप एक पूरा एक जब लाइफ का निचोड़ निकाल के आते हैं तो आपके डिसीजन ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं कि समझदार वाले। तब तक आपको यू हैव टू कीप एक्सपेरिमेंटिंग। उसका रीजन ये है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे कैसे? सीखेंगे। हमारी पीढ़ी जो थी मजदूर क्लास थी, उनसे ऊपर कौन थी? वो गुलाम थे। अब मेरे को बनना है शासक, मेरे को बनना है कोई एक ऐसा सामाजिक आदमी जिसमें सारा ज्ञान हो। तो कहाँ से सीखेंगे आप? आपको समाज में जाना पड़ेगा। समाज में आप कैसे जा सकते हैं? जब आप रिस्क लेंगे फेल होने का। आप जितना ज़्यादा फेल होंगे आप उतना ज़्यादा ग्रो होंगे। बड़ी बात है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि छोटे सपने देखना अपराध है, बड़े सपने देखिए और उन सपनों को हकीकत कीजिए। तो एक युवा साथी से ये प्रेरणा मुझे भी मिली है और आपको भी। मुझे उम्मीद है कि जो दर्शक हमारी ये बातचीत को सुने उनको भी प्रेरित ज़रूर हुए होंगे, क्योंकि सिर्फ आप ये मत देखिए कि आपके पास क्या सुविधाजनक चीज़ें हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी का भी ज़माना है। बिल्कुल। और आखिरी जाते जाते सवाल ले लेता हूँ कि हम जो भारत के लोग हैं, हम देशभक्ति में बड़े हम लोग घुल मिले रहते हैं, और दलितों में तो खासकर मतलब वो पैदाइशी देशभक्त होते हैं, बहुत पेट्रियोटिक होते हैं और उनमें बड़ी ज़बरदस्त चाहत होती है कि देश के लिए कुछ करना है। लेकिन अभी क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बहुत बड़ा एक अवसर बन गया है और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, क्या दलितों को ये थोड़ा सा मोह छोड़ के अब ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ भी जाना चाहिए और साथ साथ कास्ट को भी ग्लोबल इशू बनाना चाहिए, ताकि दुनिया भर के मंच पे जाके कास्ट पर बहस हो, जिस पर सवाल जवाब किए जाएं और इसके लिए कुछ नीतियाँ बन सकें? आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल। हम जब भी इतिहास उठा के पढ़ेंगे तो जैसे पहले नारा भी दिया जाता था कि दिल्ली अब दूर नहीं है, दिल्ली चलो। तो उसी तरीके को उन इतिहास के पन्नों को आप दोबारा से दोहराइए कि पहले लोग दिल्ली आया करते थे, महानगरों की तरफ जाया करते थे अपने गांव कस्बे छोड़ के। दिल्ली के लोग विदेश जाया करते थे। अब ये समय बहुजनों का समय है, ये समय आपका समय है। गांव में अगर आप रहते हैं तो आपको ये देखना है कि कैसे मेरे बच्चे दिल्ली पहुंचे और वो बच्चे दिल्ली से विदेश पहुंचे। वहाँ पर जाके इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज जो हैं आप उनको इस्तेमाल करें, उनके संसाधन को पूरा कंपेयर करें, अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करें, अपने परिवारजनों की ठीक करें, समाज में हेल्प करें। क्योंकि हमारा समाज जो है ऐसा है कि अपनी फैमिली तक सिमिट नहीं है और ना करना है। अगर मैं वापस आता हूँ, जो कि एक पैटर्न होता है कि वापस आओ, नौकरी करो, अपनी शादी करो, परिवार करो और वो करो। एग्जैक्टली। तो हमारा परिवार उससे बड़ा परिवार है। हमें समाज के लिए जरूर सोचना है कि मैं ऐसा कुछ करूं कि जिससे मेरे समाज के लोगों को फायदा हो। तो उसके लिए जैसे मैं जब ये बात चल रही है तो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। जैसे दलितों को लेकर एक विचारधारा है कि दलित मतलब दबा कुचला।
तो दलित चाहे कितना ही पढ़ लेगा, उसका सोच ये दे रखा है कि वो तो दबा कुचला है, इसको कुछ नहीं आता। लेकिन हमारे समाज के इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे वो जेएनयू में प्रोफेसर विवेक कुमार हुए, सुमित महास्कर हुए, सूरज एंगड़े हुए, ठीक है, और तमाम हमारी महिलाएं हैं, तमाम ये सब लोग स्कॉलर हैं, सुनैना आर्य हैं, और तमाम लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग। कहने का मतलब ये है कि इन स्कॉलर्स को मतलब ये ट्रेजरर, मतलब बिल्कुल ट्रेजर है, और इन स्कॉलर्स को आप दलित स्कॉलर बोल के आप उनको इस तरीके से नहीं देख सकते कि ये इनको कुछ नहीं आता है या इनको कम आता है। हमारे समाज के ये लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, तो इनसे सीखने की बहुत ज़रूरत है, इनको साथ रखने की बहुत ज़रूरत है, इनसे एडवाइस लेने की बहुत ज़रूरत है। तो इन चीज़ को फॉलो करते हुए एक डायस्पोरा होना चाहिए। मैंने एक गासा करके एक प्लेटफॉर्म बनाया, ग्लोबल अम्बेडकराइट स्कॉलर्स एसोसिएशन। उसका काम यही है कि फ्यूचर में हम लोग कि किस तरीके की जो देश विदेश में लोग हैं उनको आपस में कनेक्ट करना, और उसके अलावा जो लोग यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, हम उनको किस तरीके से उनको एडमिशन में हेल्प कर सकते हैं। अच्छा। काफ़ी लोगों को मैं अनुमान तौर पे मैं करता रहा हूँ, तमाम लोग भी करते हैं, काफ़ी लोग को एडमिशन, कि किस तरीके से उनको एडमिशन दिलाया जाए, एडमिशन के बाद किस तरह से स्कॉलरशिप दिलाई जाए। स्कॉलरशिप इनकेस नहीं मिल पाती है तो हम आप इस चीज़ में सहमत होंगे कि आपकी मेरिट में कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल, आपके संसाधनों में कमी थी, आपने ट्राई किया। हाँ, Exactly. और नहीं भी स्कॉलरशिप मिलती है, आपका एडमिशन मिलता है, तो समाज भी मदद कर रहा है, आपको भेज रहे हैं। हमारे दर्जनों बच्चे गए हैं अभी। बिल्कुल समाज कर रहा है, और मैंने उन बच्चों को ये भी देखा है जो समाज के बच्चे बाहर जाते हैं, बहुत लगन से मेहनत से काम करते हैं, पार्टीज नहीं करते हैं। वहाँ पर ये होता है कि मैं नहीं, मेरे को मेरे परिवार ने नहीं, समाज ने भेजा है, मैं ये चीज़ जिम्मेदारी है, बहुत जिम्मेदारी, बहुत सोच समझ के खर्चा करना। मैंने खुद ये चीज़ मैं 3 साल में ऑब्जर्व करी है। तो जितना समाज उन पर ट्रस्ट करता है, समाज के बच्चे भी उतना ही ध्यान रख के लंदन में या फिर यूके में अच्छे से रहते हैं। बहुत अच्छी बात है कि जिन बच्चों पर हमारा समाज भरोसा कर रहा है वो उस भरोसे को कायम रखें। और जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वहाँ पढ़ के आए और वहाँ से पढ़ने के बाद भारत में आए, तो हम सबको पढ़ने लिखने का अधिकार दे दिया और इस देश का मुस्तकबिल उन्होंने बदल दिया। काफ़ी कुछ हमको अभी पाना है, काफ़ी कुछ हमारे हाथ से निकल रहा है जिसको बचाना है। ऐसे युवा साथी इंटेलेक्चुअल्स के साथ में मिलकर हम अपने भविष्य की रणनीति भी बनाएं, सिर्फ अतीत के गाने ना गाएं, बल्कि भविष्य कैसा होगा उस पर भी हम ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छी रणनीतियाँ बनाएं। तो मुझे उम्मीद है बातचीत काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको। जी जी जी, मैं बस अंत में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा जी, कि जो कि एक शेर है वसीम बरेलवी का, कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना ज़रूरी है। तो ये थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। और आपको ये बातचीत कैसी लगी? सुशांत ने जैसा कहा कि आप पढ़िए लिखिए, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ को जाइए, उसको एक्सप्लोर कीजिए कि आपके लिए क्या बेहतर अवसर हो सकते हैं। बातचीत पर अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर लिखें। आपसे अपील है, हमारा चैनल आपको पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें, और अगर हमारा काम पसंद है तो हमारी मदद भी ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।